नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सक में हमारे साथ देश के वरिष्ठ राजपुरुष जो कि वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, मगर विदेश मंत्री के नाते आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और आजकल विश्व में जो समस्याएं हैं उस पर बात करने के लिए मेरे ख्याल से यशवंत सिन्हा साहब से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। सिन्हा साहब, आपका सीधू ने सक में स्वागत है और आज हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे दर्शकों को ट्रंप के ये एक्शन के बाद में न केवल वेनेजुएला मगर पूरे विश्व पर क्या असर होगा, आपको क्या लग रहा है और किस प्रकार से अब दुनिया चलेगी इस पर, और भारत पर इसका विशेष रूप से क्या असर होगा, क्योंकि ट्रंप के सामने हमारे महोदय वो तो ज्यादा बोल ही नहीं सकते हैं, न शी जिनपिंग के सामने कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत कहां खड़ा होगा, इस पर आप हमें बताएं। सिन्हा साहब। बहुत धन्यवाद हरिभाई देसाई जी। आपके कार्यक्रम में एक बार फिर पेश होकर हमको बहुत खुशी हो रही है। सारे दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। मैं इस बात से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि ट्रंप जब से एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो इस बार उन्होंने ठान लिया है कि दुनिया का कोई नियम, कानून, कायदा उनके ऊपर लागू नहीं होता है। वो जो मर्जी वो करेंगे, जैसे चाहें वैसे व्यवहार करेंगे, जिसको तहस नहस करना है उसको तहस नहस करेंगे और अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलने का फैसला उन्होंने ले लिया है। अब अगर इसको देखें वेनेजुएला में जो घटना घटी उसके संदर्भ में, तो आप पाएंगे कि वेनेजुएला में जो अमेरिकी एक्शन हुआ है, जो कार्रवाई हुई है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सर्वथा उल्लंघन है, हर कानून का उल्लंघन है। आप अवगत हैं इस बात से कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी उसको रूल बेस्ड व्यवस्था की संज्ञा दी गई कि चाहे वो ट्रेड हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, वहां पर कुछ कानून कायदे लागू रहेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ जहां पर कि जो इस तरह की लड़ाइयां हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। ट्रंप साहब इस व्यवस्था को अब नहीं मान रहे हैं, ना वो व्यापारिक क्षेत्र में मान रहे हैं और ना ही पॉलिटिकल क्षेत्र में, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में मान रहे हैं। और घोषणा उन्होंने कर दी है, एक तरह से विश्व को चेता दिया है कि मैं जो चाहूं वो करूंगा। और उन्होंने जो वेनेजुएला में किया वो, जैसा मैंने आपसे पहले किया, कि वो सर्वथा अनुचित था और गलत था, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ था। 50% उन्होंने जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया हुआ है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो सर्वथा गलत है। और ये सब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो अचानक नहीं बनी, दुनिया के सारे देश इकट्ठे हुए तब जाकर यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। भारत भी उसमें भागीदार था। एक चार्टर बना, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बना, चार्टर बना कि कैसे व्यवहार करेंगे दुनिया के देश। और ये उम्मीद की जा रही थी कि सब देश इसका अनुपालन करेंगे, और अगर कोई देश अनुपालन नहीं करता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद, वो इसके ऊपर विचार करके और आवश्यक कार्रवाई करेगी। अमेरिका लगातार इसका उल्लंघन करता रहा है, कई जगह उसने किया, और ट्रंप साहब तो और भी ज्यादा इसमें अति उन्होंने कर दिया है। और
सारे देशों को, दुनिया के जितने देश हैं उनको एक तरह से ये चेतावनी उन्होंने दिया है, चाहे वो ट्रेड का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कि अब कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था काम नहीं करेगी। मैं जो कहूंगा और जो चाहूंगा वही मैं करूंगा। तो दुनिया के सारे देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, वार्निंग है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने देश हैं वो सावधान नहीं हुए तो इसका बड़ा खामियाजा पूरे ह्यूमैनिटी को, मानवता को चुकाना पड़ सकता है। और अगर कोई दूसरा समय होता तो मैं ये उम्मीद करता कि भारत इसमें एक लीडरशिप रोल में आएगा, एक नेतृत्व करेगा दुनिया के देशों का, और ट्रम्प के खिलाफ दुनिया के देशों को एकजुट करेगा। आज के दिन तो खैर हम वैसा कर ही नहीं रहे हैं। जो वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई हुई उसके बारे में भी एक घिसा पिटा बयान आया विदेश मंत्री का, विदेश मंत्रालय का, और हमने कहीं भी कोई दोष नहीं पाया ट्रम्प के जो व्यवहार हुआ है, या दोष अगर पाया तो हमने उसको आत्मसात कर लिया, उसको एक्सप्रेशन हम नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत विकट परिस्थिति बनी है। दुनिया के देश भारत की मॉरल लीडरशिप, नैतिक जो हमारा एक नेतृत्व है, उसको बराबर से स्वीकार करते रहे 1947 से। और आप जानते हैं कि उस समय ना हमारे पास सेना थी मजबूत, ना हमारे पास अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत थी, लेकिन हमारे पास क्या था? हमारे पास एक मॉरल लीडरशिप था, एक नैतिक नेतृत्व था जिससे भारत की बात सुनी जाती थी। अब जैसे कि गाजा में अंतर्राष्ट्रीय टुकड़ी जाएगी सेना की, उसमें भारत की हिस्सेदारी नहीं है। यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसके बारे में लोग जब बात करते हैं तो उसमें भारत की टुकड़ी की बात नहीं होती है। जब आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश था जो कहीं सेना की आवश्यकता होती थी किसी देश में, तो भारत की सेना भेजी जाती थी। और भी देशों के लोग होते थे, लेकिन अक्सर नेतृत्व भारत के मिलिट्री कमांडर का होता था। तो वो जो एक हमारे पास शक्ति थी, जिसको नैतिक शक्ति हम कह सकते हैं, वो आज शायद हमारे पास नहीं रही, और इसलिए इसमें हम कोई नेतृत्व की भूमिका में नहीं दिख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि हमारे जैसे व्यक्ति के लिए अफसोस की बात है। सर, जैसे यूक्रेन की बात है उसी प्रकार, यानी रशिया ने जिस प्रकार से यूक्रेन पर आक्रमण किया और चाइना जिस प्रकार से ताइवान को लेने की बात कर रहा है, तो ये तो जस्टिफिकेशन मिल जाएगा ट्रम्प के एक्शन से उनको। बिल्कुल बिल्कुल, जब अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून ही नहीं है और ताकत जो है वही कानून है। ताकत जो है, ट्रम्प ने क्या दिखाया कि हम ताकतवर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ताकत ही जब कानून है, तो फिर उसमें ताइवान भी खतरे में आ जाता है, उसमें और भी बहुत सारे जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वो सब खतरे में आ जाते हैं। और जो कमजोर देश हैं उनको सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होगा, क्योंकि ताकतवर देश उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। यदि वो सेना का प्रयोग नहीं भी करें तब भी उनके ऊपर उनका एक तरह से दबिश उनकी रहेगी, और वो जो चाहेंगे वैसे मोड़ना चाहेंगे उन कमजोर देशों को। तो ये अगर हम अपने संदर्भ में देखें तो चीन हमारा पड़ोसी देश है। चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, अब बांग्लादेश से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, पास पड़ोस के देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने देखा कि दुनिया का एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। हमने बाद में एमपीज के डेलीगेशंस भेजे, बहुत हमने प्रयत्न किया। अमेरिका में हमने लॉबिस्ट बहाल किए ताकि भारत की बात सुनी जा सके, लेकिन उसका कोई असर
नहीं दिखा। और कई बार ट्रंप ने जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, उनको व्हाइट हाउस में बुलाकर उनका स्वागत किया, उनके साथ भोजन किया। तो ये सब हम लोगों को ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि भारत इस परिस्थिति में कहीं अलग थलग पड़ जाए और मान लीजिए कि कोई संकट पैदा हो। चीन के साथ हमारे बॉर्डर्स पर लगातार संकट बना हुआ है जी और पाकिस्तान के साथ जो तनाव है वो तो है ही है। तो कहीं कुछ हो तो हम एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की तरह अलग थलग नहीं पड़ जाएं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए भारत के हितों की रक्षा करने के लिए। और दूसरी बात कि हमको जो विश्व का नेतृत्व हमने शुरू से किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, वो विश्व का नेतृत्व करने के लिए हमें कोई ना कोई जतन, कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए। जब मैं विदेश मंत्री था तो मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था इप्सा। इप्सा मतलब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ये 3 देशों को मिलाकर हम लोगों ने इप्सा बनाया था। 3 देशों की क्या खासियत थी कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक है, उसके साथ हमारे वैल्यूज मेल खाते हैं। साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड खत्म होने के बाद वहां पर भी बहुत बदलाव आया है। तो इसलिए, और तीनों 3 कॉन्टिनेंट में, हम एशिया में हैं, वो लैटिन अमेरिका में हैं और अफ्रीका, तो इनको मिलाकर इप्सा बनाया था। इप्सा के पीछे 2 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य ये था कि हम आपस में जो ट्रेड है और चीजें हैं उसमें हम रिश्ते बढ़ाएंगे और गाढ़े करेंगे। और दूसरा ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो तीनों देश हैं ये मिलकर कोई भूमिका निभाएंगे। आप जानते हैं कि उसके बाद हम लोगों की सरकार चली गई थी 2004 में, और इप्सा को जो महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और कहीं से किसी ने बनाया नहीं, एक ब्रिक्स बन गया। और ब्रिक्स में तो अब बहुत सारे देश आ गए हैं, तो वहां पर कोई ढंग की चर्चा नहीं होती है। और वहां पर आप चीन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि चीन भी वहां पर मौजूद है। तो इसलिए ब्रिक्स जो है वो कारगर साबित नहीं हुआ। G77 एक होता था विकासशील देशों का समूह, वो एक तरह से धाराशायी हो गया। नॉन अलाइंड मूवमेंट था जिसका नेतृत्व भारत करता था, उसको मोदी जी ने पूरी तरह से नेग्लेक्ट करके खत्म कर दिया है। तो सार्क को कौन भी सा खत्म कर फोरम, दिया। सार्क भी खत्म सार्क हो को गया। भी खत्म कर दिया। तो कोई ऐसा फोरम नहीं बचा है जहां पर कि भारत का नेतृत्व लोगों को स्वीकार होगा और भारत वह भूमिका निभाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू के टाइम से भारत निभाता आ रहा है। जैसा मैंने उस समय कहा आपसे कि उस समय न हमारे पास सैन्य शक्ति थी, न आर्थिक शक्ति थी, लेकिन एक इज्जत थी भारत की, एक प्रतिष्ठा थी, और उसके चलते हमारी इज्जत होती थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और देश स्वीकार करते थे। कोरिया का युद्ध हुआ, आपको याद होगा, जी अमेरिका और चीन उसमें शामिल हो गए थे। तो उसमें जब संधि हुई और उसके बाद एक कमीशन बना वहां पर उस संधि को बरकरार करने के लिए, तो उसका नेतृत्व तो भारत कर रहा था। आप सोचिए, जी 1950 की ये बात है। भारत, जनरल थिमैया वहां गए और वो उस जी कमीशन के अध्यक्ष बने। तो वो सब अब लगता है कि पता नहीं इतिहास में कब हुआ, लेकिन हमारे जैसे लोगों को याद है क्योंकि हम जी उस युग में भी जिए थे और आज इस युग में भी जीवित है। सही बात है, सही बात है सर। सर, वैसे ब्रिक्स इज डैड, ये स्लोगन ट्रम्प का था, मोदी जी के सामने ही वो उन्होंने कहा था। आजकल ट्रम्प का एक और बयान भी आ रहा है जो वायरल हो रहा है कि मोदी जी ने सामने से उनको मिलने की इच्छा जाहिर की थी और उन्होंने वो उन पर कृपा करी थी। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में युद्ध विराम, संघर्ष विराम जो हुआ, उसमें भी 65 बार
ट्रम्प बोल चुके हैं, अब तो चाइना भी बोल चुका है कि हमने मध्यस्थता की थी उसको संघर्ष विराम कराने में। तो हमारा नेतृत्व इतना कमजोर क्यों हो गया? बहुत ये खेद की बात है। अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, एक बार नहीं 55 बार या 60 बार। तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है तो भारत की तरफ से किसको बोलना चाहिए? किसी प्राइम मिनिस्टर को। हाँ, किसी विदेश मंत्रालय के किसी अवर सचिव के बोलने से, अंडर सेक्रेटरी के बोलने से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ से अगर जवाब देना चाहिए तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई स्थिति क्या थी। अगर मान लीजिए कि अमेरिका के कहने पर ही हुआ तो हम उसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया, पाकिस्तान डर गया था हमसे, हमारी ताकत जो थी उससे वो बर्बाद हो रहा था, तो उसने अमेरिका से निवेदन किया कि भाई आप हस्तक्षेप करके और कराओ, और हमारा जो उद्देश्य था उसको हमने पूरा कर लिया था। जो टेररिस्ट ठिकाने थे उसको हमने तबाह कर दिया था। तो हमने इस बात को मान लिया कि हाँ भाई चलो हम सीज फायर कर लेते हैं। लेकिन नहीं बोलना तो इस बात को कंफर्म करता है। मौनम स्वीकार लक्षणम एक है ना कहावत, आप मौन रह जाते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं उस बात को जो आपके सामने कही जा रही है बार बार। तो एक तो ये हुआ कि ट्रम्प ने कराया। अब जैसा आपने कहा कि चीन भी अब दावा कर रहा है कि हमने कराया। तो जब युद्ध पाकिस्तान और भारत में जब लड़ाई छिड़ी, 4 ही दिन चली लेकिन छिड़ी, तो दुनिया के सारे देश, जो शक्तिशाली देश हैं जिसमें अमेरिका है, चीन है, वो विचलित हुए, उनको चिंता हुई, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं जी। और अगर परमाणु हथियार चल गए होते तो बहुत ही तबाही होती दोनों देशों में। तो इसलिए उनका जो कहना था, उनकी जो चिंता थी वो जायज थी। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से अनेक बार टेररिस्ट अटैक्स हुए इंडिया पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं उनका विदेश मंत्री बना, तो उस समय दुनिया के सारे देशों के लगभग सारे महत्वपूर्ण देशों के विदेश मंत्री भारत आए जी कि भाई कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए दोनों के बीच में। और मुझे याद है कि मैं उनको कहा करता था कि भाई मुझे नहीं पता कि अगर परमाणु बम चलेगा तो मैं कहाँ छुपूंगा, इसलिए आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन ये चिंता उन सबको होती थी, सब भागे भागे दिल्ली आए हम लोगों से बातचीत करने के लिए। तो एक चिंता है विश्व में भारत और पाकिस्तान को लेकर, और मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि भारत को उसी पंक्ति में खड़ा नहीं होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान खड़ा है। हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम उससे बहुत बड़े देश हैं, हमारी अर्थव्यवस्था उससे बहुत बड़ी है, हमारी सैन्य ताकत बहुत बड़ी है। इसलिए वो जो डिहाइफेनेशन जिसको कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ संयुक्त नहीं होंगे, हम उससे अलग हैं, हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं, और इसलिए हमको आप अलग से हमारे साथ व्यवहार कीजिए, पाकिस्तान के साथ जोड़कर मत देखिए। लेकिन आज लगभग हम ही पाकिस्तान के बगल में जाके खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं विश्व के देशों को कि पाकिस्तान के साथ जोड़ के हमको देखो। हमने जब एमपीज का डेलीगेशन भेजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो पाकिस्तान के बगल ही में खड़े न हो गए जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। काहे के लिए ये लोग गए थे? यही एक्सप्लेन करने के लिए गए थे ना कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ। तो हमको जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है? हमको अपने को डिफेंड करने की हमारा पूरा अधिकार है। और हमारे ऊपर टेररिस्ट अगर अटैक होता है तो वो अगर दूसरे देश से संचालित होता है, पड़ोसी देश से संचालित होता है, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम अपने को डिफेंड करें। अमेरिका वेनेजुएला में जा सकता है और हम अपने को डिफेंड भी नहीं कर सकते हैं। ये दो तरफा कानून तो नहीं चलेगा। सही बात। इसलिए हम लोगों की जो विदेश नीति आज के दिन है,
उसके बारे में बहुत गंभीरता से एक बार फिर सोचने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे ट्रेड का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कूटनीति का क्षेत्र हो, एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व संभालना चाहिए। जी। सर, अंत में एक और सवाल मुझे करने की इच्छा हो रही है। ट्रंप ने और देशों को भी धमकी दी है, ग्रीनलैंड उसको कब्जा करना है, उस पर कब्जा करना है। यूरोपियन कुछ देश उसका विरोध कर रहे हैं कि वो डेनमार्क का है, मगर कोलंबिया, क्यूबा उसको वो धमकी दे रहा है। वैसे पहले भी पनामा के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए थे बुश, मेरे ख्याल से जब राष्ट्रपति थे। तो ये तो उनका प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल से कि राष्ट्रपतियों को उठा के ले जाना या तो शासकों को उठा के ले जाना। ये सोवरेंटी का क्या होगा फिर देशों की? नहीं, सॉवरेंटी का तो सिद्धांत ही खत्म हो गया ना। अब सॉवरेंटी का सिद्धांत रहा ही नहीं। जब पाकिस्तान, जो अमेरिका की फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो वो भी सॉवरेंटी का सवाल था। वेनेजुएला में जो कुछ किया इन्होंने, वो भी सॉवरेंटी का सवाल था, है। और सॉवरेंटी का जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अमेरिका स्वीकार ही नहीं कर रहा है। इसीलिए ना वो कह रहा है कि ग्रीनलैंड को भी हम लेंगे। तो कहाँ कहाँ ट्रंप इसके आगे क्या करेंगे, ये कहना आज के दिन बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कोई कायदा कानून वो मानने को तैयार नहीं है। तो ना अब यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल रहा, न किसी और क्षेत्रीय संगठन का कोई रोल रहा, दुनिया के किसी देश का कोई रोल नहीं रहा। ट्रंप जो चाहेंगे वही करेंगे। आफ्टर ऑल देखिए, ट्रेड के क्षेत्र में WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए बना ना कि जो कानून बेस्ड हमारा सिस्टम है उसको देखेगा। तो ट्रंप अचानक टैरिफ लगा रहे हैं 50%, 60%। तो जो कुछ वो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं WTO में गए और हमने क्यों नहीं वहां शिकायत की? वहां पर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है WTO में। किसी देश को अगर कोई तकलीफ होती है, शिकायत है, तो हम वहां जा सकते हैं। तो ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया 50%, हम क्यों नहीं गए WTO में? हमने इस इशू को क्यों नहीं उठाया? हम क्यों कमजोर फील कर रहे हैं? भारत देश कभी भी किसी का नेतृत्व रहा, दुनिया के किसी देश के सामने झुकने का काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, खामोश रह जाने का काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। पाकिस्तान ने तो, अमेरिका ने तो 7th फ्लीट भेज दिया था जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी। बंगाल की खाड़ी में उनकी नौसेना का 7th फ्लीट, जो सबसे ताकतवर फ्लीट था, वो पहुंच गया था। लेकिन इंदिरा गांधी झुकी नहीं, और जो करना था वो उन्होंने किया। तो आज हम क्यों कमजोर महसूस कर रहे हैं, ये तो राज का विषय है। मुझे नहीं पता है कि हमारी कौन सी मजबूरी है कि हम अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते। और मैंने एक बार और इसको कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आप और हम मित्र हैं और आप कुछ गलती कर रहे हैं या मैं कुछ गलती कर रहा हूं, तो आपका भी अधिकार बनता है, मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं आपको कहूं कि मित्र, तुम गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो। जी। एक मित्र के नाते उसमें मित्रता के ऊपर कोई खतरा नहीं पैदा होगा। तो हमको यह अधिकार बनता है कि एक मित्र देश के नाते हम ट्रंप को कहें कि भाई ये करना ठीक नहीं है, ऐसा आप मत कीजिए। बात सुना तो ठीक है, नहीं बात सुना तो फिर हम भी स्वतंत्र हैं कि हम जो विचार व्यक्त करना चाहते हैं विचार व्यक्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका जो चाहेगा वो ही करेगा, ऐसा ही अब तो लग रहा है। और फिर अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा, तो चाइना जो चाहेगा वो करेगा, रशिया जो चाहेगा वो करेगा। यानी जो बलवान देश है वो जो चाहेंगे वो ही करेंगे। यानी विश्व में अभी कोई कानून
सोवरेंटी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं रहा। जो मैंने कहा ना कि न व्यापार के क्षेत्र में रहा, न कूटनीति के क्षेत्र में रहा। कहीं पर भी जो सारे स्थापित नियम थे, कानून थे, कायदे थे, स्थापित थे, जी, वो सब बर्बाद हो गए। इसमें उनका कोई महत्व नहीं रहा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई महत्व नहीं रहा। अभी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई ना, क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं निकला। जबकि और वहां पर भी वीटो वीटो यूज होते हैं। हाँ, वहां पर भी वीटो यूज हो जाता है उसमें, लेकिन कोई कारगर इसमें हो नहीं रहा है। ताकत जो है, स्ट्रेंथ, वही कानून है आज। जो जी, ताकतवर है वो अपना कानून लागू करेगा। सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और ये सीधी सीधी बात आपने करी कि कानून का विश्व में कोई राज नहीं रहा है और कोई राज ही है जो कि भारत उठ के खड़ा नहीं हो सकता है ट्रंप के सामने। वो राज हमें ढूंढना होगा। आने वाले दिनों में वो शायद स्पष्ट हो जाएगा। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।